अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में से रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट सीख लेते हैं कि हमारे पास बॉडी के बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, बहुत सारे सेल्स। इवन कि हमारी बॉडी के हाथों के सेल्स, पाँव के सेल्स, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, तमाम सेल्स लिविंग है और लिविंग को एनर्जी, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी उनको कैसे मिलेगी? एनर्जी तभी मिलेगी जब वो अपने अंदर जो है फूड की ब्रेक डाउन करेंगे। अब वो कौन सी फूड है जो उनके अंदर प्रेजेंट होती है? दरअसल ये फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि हमारी खुराक के अंदर वाइटामिन्स होने चाहिए, हमारी खुराक के अंदर जो है प्रॉपर जो है ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। इसके अलावा हम सुनते हैं कि अमाइनो एसिड वगैरह होने चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स, अब ये हम जब खा लेते हैं तो ये हमारे सेल तक कैसे पहुंचते हैं? तो बेसिकली जब हम खुराक खाते हैं तो हमारी खुराक जो है उसकी ब्रेक डाउन हमारे मुंह से शुरू हो जाती है और स्टमक, और इसके बाद स्टमक के बाद जब हमारी जो फूड है ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचती है तो उधर ये ब्लड में इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारी खुराक से निकल के वो किसके अंदर शामिल हो जाते हैं? ब्लड के अंदर। और ब्लड इसी तरह, जिस तरह यहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, बिल्कुल इसी तरह जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो है जो ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर यानी लंग्स के अंदर ये खून जो मौजूद होता है उसमें शामिल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड जो है दो चीज़ों को अपने साथ ले जा रहा है, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स को और लंग से ब्लड, वो हमारे पास जो ऑक्सीजन गई है उसको लेके पूरी बॉडी में घूम रहा है। जब भी हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है ये वाला खून, तो इस ब्लड में से ऑक्सीजन भी और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी, जैसे C6, A12, O6 वगैरह है, ये दोनों हमारे सेल्स में चली जाती हैं। जब हमारे सेल्स में चली जाती है तो हमारे सेल इसका क्या करता है? इसी की ब्रेक डाउन करता है। जब ब्रेक डाउन करता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है और इसी का नाम है रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के जो सेल जिंदा हैं उन सब में ये प्रोसेस हो रहा है। उनको दो चीज़ें कौन पहुंचा रहा है? ब्लड पहुंचा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स। लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स का मतलब ये नहीं है कि ये जो हम निवाला खाते हैं और इसकी ब्रेक डाउन होती है, भाई इसको तो डाइजेशन बोलते हैं। लार्ज फूड मॉलिक्यूल, चूंकि ये सेल के लिए लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो सेल इसकी ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि हमारे पास CO2 और H2O है, और इससे एनर्जी रिलीज होता है। विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। बहुत आसान है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। रेस्पिरेशन जो है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके लिए हम यही सेंटेंस बार बार पढ़ते हैं कि इट इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ऑक्सीडेशन की डिफिनीशंस क्या है। बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की दोनों की तीन डिफिनीशंस हैं, तीन एंगल से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई केमिकल कंपाउंड है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हम कहते हैं उस केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है। और इसी तरह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिलीज होते हैं तब भी हम उसकी ऑक्सीडेशन कहेंगे। और अगर किसी केमिकल कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तभी भी हम इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन को भी इसी तरह तीन डिफिनीशन है और बिल्कुल इसके उलट है। हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगी उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो हम इसको भी रिडक्शन बोलेंगे। और इसके अलावा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे पास रिडक्शन कहलाती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है एक रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन है वो क्या बनती है। हमारे पास अगर ग्लूकोज, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, हालांकि न्यूट्रिएंट्स कोई भी हो सकते हैं, तो हम सिंपली ग्लूकोज को लेते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, जो यहाँ पे ब्लड ने दोनों चीज़ें हमारे सेल्स को दी हैं, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है, मीन्स के यहाँ पे जब ये इकट्ठे होती हैं तो हमारे पास ये जो केमिकल कंपाउंड है ग्लूकोज, इसमें कितने आइटम्स हैं, कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन ही बच गए, हमारे पास CO2, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो एक डिफिनीशन यहाँ पे हमारे पास हो गई।
और यहाँ पे एक डिफिनीशन जो है वो बिल्कुल पूरी उतर रही है। इसके अलावा जो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है और इससे क्या बना देता है, H2O। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, वो हमारे पास रिडक्शन कहलाता है। तो इस तरह एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा रेस्पिरेशन की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। वैसे तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे जो हमारी कंसंट्रेशन रहेगी वो हमारे पास एरोबिक पे ही रहेगी। तो लिहाजा आप उन टाइप्स को यहाँ पे आप भूल जाएं और आप सिर्फ एरोबिक की ये टाइप्स हैं इसको देखें। हमारे पास जो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और थर्ड वन हमारे पास होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखें, आप लोगों ने मैकेनिज्म समझनी है कि ऑक्सीजन किस तरह हमारे लंग्स से ब्लड में शामिल हो रही है और ब्लड से फिर हमारे टिश्यूज़ को पहुंच रही है और टिश्यू किस तरह हमारे इस ऑक्सीजन की मदद से न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करें। तो ये जो अभी मैंने आपको पूरी बात बताई है इसी को हमने 3 टुकड़ों में तकसीम किया हुआ है और एक हमारे पास एक्सटर्नल, दूसरी इंटरनल और तीसरी सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पर देखें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है, ज़रा हम इस डायग्राम को देख लें तो हमें समझ आ जाएगी। हमारे पास ये एल्विलाई है, एल्विलाई के अंदर एयर मौजूद है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हमने इनहेल किया है, हमने इनहेल किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है। अब यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन है एल्विलाई की जो दीवार है, ये एल्व्यूलर एपिथेलियम इसको बोलते हैं। ये सिंगल सेल्ड थिकनेस है, इसमें सिर्फ एक सेल ऐसे लगा हुआ है। इसके अलावा जो इसके करीब कैपिलरीज लगी हुई हैं, आप जानते हैं एल्विलाई के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा खून की नालियाँ मौजूद होती हैं और ये खून की नाली जो है ये भी सिंगल सेल से मिलकर बनी होती है। सिंगल सेल इसकी थिकनेस है, मतलब एक सेल ऐसे लगा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं एल्विलाई की दीवार को एल्व्यूलर एपिथेलियम एंड कैपिलरी एंडोथेलियम हम कहते हैं इस कैपिलरीज की दीवारों को। दोनों को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इसलिए बाज़ जगहों पे ये लिखा होता है बाज़ बुक्स के अंदर कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, यही इन दोनों को मिला के, जो एक कैपिलरी की दीवार है और दूसरी एल्विलाई की, दोनों को मिला के हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जब यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करके जब इधर आ जाए और ऑक्सीजन जो है वो इधर आ जाती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हम कहते हैं कि ऐसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो एल्विलाई के दरमियान और यहाँ पे जो खून मौजूद है, ब्लड मौजूद है, उसके दरमियान हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। बड़ा सिंपल और सादा अंदाज में आप कह सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज, द गैसेस एक्सचेंज takes place, या exchange of gases takes place between alveoli and blood across the respiratory membrane, कि respiratory membrane के दरमियान से गुजर के जाए, तो this is called as external respiration। बस alveoli से गैसेस जो हैं वो ब्लड में आ जाए, this is called as external respiration। इंटरनल क्या है कि जब ये जहाँ से मूव करके जा रही हैं और यहाँ पे आके हमारे पास जो है ये ब्लड तक पहुँच गई हैं, सॉरी हमारे टिश्यूज़ तक पहुँच गई हैं। तो टिश्यू में क्या होता है, जब टिश्यूज़ के पास जाती है, सेल्स के पास जाती है, तो सारी सी बात है ये गैसेस जो हैं या ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यूज़ को ही देनी है। अभी हमने यहाँ पे बात की थी कि हर सेल्स को, हर टिश्यूज़ को, चूँकि सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, तो टिश्यूज़ के पास भी ये ऑक्सीजन जो है उसको देनी है। तो जब ये इसको यहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस ब्लड में ज़्यादा है, क्योंकि अभी यहाँ पे लोडिंग हुई है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ को मिल जाती है और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो खून को या ब्लड को वापस कर दी जाती है, जो टिश्यूज या सेल्स हैं ये वापस कर रहे हैं। इस तरह की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल क्या है कि ब्लड से टिश्यूज तक जो गैस एक्सचेंज होता है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम जरा देखते हैं इस सेल्स को थोड़ा सा जूम करके हम देखते हैं। हमारे पास जो है इस सेल के अंदर ऑक्सीजन अगर आ गई है, O2 आ गई है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो गई है, तो हमारे पास
ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है और हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं C6H12O6। ऑक्सीजन की मदद से इसकी ब्रेकडाउन होती है और इसकी ब्रेकडाउन से ATPs मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। और सेल इस एनर्जी से क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ करता है, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइक जो है हमारे पास यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन वगैरह होती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ सेल करता है। तो चूंकि ये एक सेल के अंदर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और हम इसको डिफाइन करते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स एट सेलुलर लेवल इज कॉल्ड एज टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, सेम प्रोसेस इधर हो रहा है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसकी हमने इक्वेशन लिखी हुई है, बिल्कुल यही है। और ये हमारे पास था छोटा सा लेक्चर कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। और यहाँ पे हमने सीख लिया कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।